नमस्कार स्टूडेंट्स, इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में आपका स्वागत है। और आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यूनिट 3 का जो सेकंड चैप्टर है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में फेडरल और यूनिटी यानी कि संघीय सरकार और एकात्मक सरकार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार हमने पहले भी राष्ट्रपति शासन प्रणाली और उससे पहले हमने संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ा है। तो उसी के संदर्भ में जब हम आगे चलते हैं तो हमें सरकार के दो और रूप मिलते हैं, जिसमें पहली है संघीय सरकार, ठीक है, और दूसरी आती है एकात्मक सरकार, ठीक है। तो अगर हम बात करूं संघ और एकात्मक सरकार की, तो सरकार के देखिए हर एक राज्य में, हर एक राष्ट्र में अलग अलग रूप होते हैं। जहां जिस तरीके की प्रणाली पाई जाती है उस तरीके के वहां पर सरकार अपने एक नए रूप में काम करती है, ठीक है। हमने जैसे अभी पहले पढ़ा था कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली अमेरिका में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, और वहीं जब हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो हमें वो भारत में बहुत अच्छे से कार्य करने में देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था आखिर होती क्या है। देखिए, सरकार के संघीय रूप में अंतर्निहित मूल अवधारणा है कि राज्यों को व्यक्तिगत अस्तित्व मानती है और उन्हें एक संघीय राजनीति में बांधकर रक्षा, विदेश नीति, वाणिज्य, संचार आदि के क्षेत्रों में लाभान्वित करती है। देखिए, संघ का मतलब होता है एक गठजोड़, एक मिला जुला रूप होता है जहां पर एक केंद्र होता है और उसके आसपास बहुत सारे पदार्थ घूमते हैं। अब अगर आप भारत के बारे में सोच के देखोगे तो हमारा केंद्र क्या है? दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली केंद्र सरकार है और जो उसके राज्य हैं वो उसका संघ का भाग है, तो तभी हम उसको संघ सरकार भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जो संघीय सरकार का आखिर विकास हुआ कैसे था। 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का पहला संघीय स्वरूप अस्तित्व में आता है। एक चीज आप पहले भी याद रखिएगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के साथ साथ संघीय शासन प्रणाली भी है, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट भी है, और उस फेडरल गवर्नमेंट को हम प्योर फेडरल कहते हैं। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में इसे बात करते हैं तो वहां पर हम मिला जुला, क्योंकि हमने एकात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया है, हमने फेडरल यानी कि संघीय शासन प्रणाली को भी अपनाया है, और हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, ठीक है। जब अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में 13 औपनिवेशिक ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त हो गए तो उन्होंने पहली बार एक परिसंघ की स्थापना की थी। जैसा कि एक परिसंघ तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त साबित हुआ, तब 1789 में राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन में एक साथ मिलकर एक संघीय संविधान का मसौदा तैयार किया। राज्यों ने केंद्र में सरकार का एक ढांचा तैयार किया और इसे कुछ विशिष्ट शक्तियां दी गई जो स्वयं के साथ अविशिष्ट शक्तियों को बनाए रखती थी। यह संविधान बाद में वर्षों में आई संघीय राजनीति का एक मुख्य मॉडल भी बन गया। अमेरिकी राज्यों ने एक संघीय सरकार की स्थापना के लिए एकजुट होते हुए भी उनके हितों की रक्षा के लिए केंद्र या संघीय सरकार की शक्तियों को संरक्षित करने पर ध्यान रखा। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि सीनेट संघीय विधायिका का एक बहुत ही जरूरी अंग है, जिसमें राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। अमेरिका के कंटेक्स्ट में अगर मैं बताऊं तो वहां पर एक संघीय सरकार है। संघीय सरकार में दो बड़े मुख्य रत्न हैं उनके। मैं रत्न की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी भाग है वहां के फेडरल स्ट्रक्चर में। पहला है सीनेट, जहां पर आप देखेंगे अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर राज्य में से दो सीनेट के मेंबर, एक सीनेट का मेंबर निकल कर आता है, और जो हमारा टोटल है वो 100 बनते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर 100 कैसे हो गए? क्योंकि जब एक टोटल आएंगे 50, तो 50 में से तो आपको पता ही है कि 100 होने। लेकिन जो अमेरिका की राजधानी है ना, वहां से 2 निकल कर आते हैं सीनेट के मेंबर, ठीक है, क्योंकि उस राज्य ने जो अमेरिका को राजधानी बनाने के लिए जमीन दी थी, ठीक है, तो इसलिए वॉशिंगटन डीसी से 2 सीनेट के मेंबर निकल कर आते हैं। जब बात हम संघ सरकार की करते हैं ना, तो अमेरिका में क्या चीज कही गई है कि संघीय सरकार वो सरकार होती है जहां पर केंद्र अलग होता है और राज्यों को भी अपने अस्तित्व में रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर संघ अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और राज्य अपनी जो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और अपनी शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, उनको भी कुछ पावर दी जाती है कि वो अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो अपने एरिया में वो कानून बना सकते हैं जो उनके एरिया को डेवलप कर सके। अगर मैं भारत की बात करूं तो आप जानते हो कि भारत सरकार जो है वो दिल्ली में बैठती है, ठीक है, दिल्ली में बैठकर वो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, ठीक है। वहीं जब हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर अपने एरिया की सुरक्षा और अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए कानून बनाते हैं।
बहुत कम टाइम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे हालात होते हैं जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के काम में हस्तक्षेप करती है। नहीं तो हर मामले में राज्य मुक्त है केंद्र से कि वो कोई भी कानून अपने यहाँ बना सकता है, लेकिन जो कानून संघ सरकार के अगेंस्ट होगा, उसके विरुद्ध होगा, तब केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, तब वो एकात्मक सरकार बन जाती है। ठीक है, संघीय सरकार का जो मुख्य काम होता है ना, वो ये होता है कि वो खुद तो है और उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनके अस्तित्व को भी बनाए रखती है। वो ये नहीं कहती कि मैं ही अकेली हूँ या मैं ही अकेला हूँ, तुम लोग कुछ नहीं हो। वो सभी को मिलकर चलने की बात करती है, तभी तो वो संघ कहलाता है, तभी वो फेडरल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक उदाहरण के लिए है, अमेरिका के उदाहरण का अनुसरण करने वाला पहला देश कनाडा था। हमने पहले पढ़ा राष्ट्रपति शासन भी अमेरिका में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब संघ सरकार शुरू हुई तो वहां पर बहुत सक्सेसफुल रही अमेरिका में, तो उसका अनुसरण वर्ल्ड के बहुत सारे देशों ने किया। जैसे ब्रिटेन में डेमोक्रेसी और संसदीय जो शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। उसी को देखते हुए भारत ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। ठीक है, तो अमेरिका का अनुसरण करते हुए देश का जो पहला देश बना था वो था कनाडा। अब अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो अमेरिका के साथ कनाडा बिल्कुल जुड़ता है, सिर्फ एक मेक्सिको का ही एरिया आता है जो अमेरिका और उसको कनाडा को बीच में दो डिवाइड कर रहा है। लेकिन जो कनाडा है वो दूसरा पहला ऐसा देश था वर्ल्ड का जिसने अमेरिका की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अपने राष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया, जिसने 1867 में एक संघीय प्रणाली को अपनाया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश उपनिवेशों ने जब 1901 में स्वतंत्रता उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होने पर एक संघीय नीति अपनाई थी। तो इसी तरीके को देखते हुए संघवाद बहुत फैलता गया। पहले शुरुआत अमेरिका में होती है जहां पर शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, एक केंद्र होता है, जो उसके अंग होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन जो केंद्र होता है वो उन सब पर निगरानी भी रखता है। इसी चीज का अनुसरण करते हुए वर्ल्ड के बहुत सारे देशों ने भी संघीय व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, क्योंकि ये सरकार का एक अन्य रूप है, शासन का एक अन्य रूप है। तो कनाडा पहला देश बन गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर यूरोप में भी स्विस कैंटोनेस जैसे कई महासंघ देश हैं, सोवियत संघ है, युगोस्लाविया है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान, इन सभी लोगों ने इस तंत्र में अपनी अपनी विविधताओं के हिसाब से इसे अपने राष्ट्र में शामिल कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जब इंडिया के कंटेक्स्ट में आते हैं तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी संविधान सभा ने देश की सांस्कृतिक और जातीय विविधता को ध्यान में रखते हुए संघीय मॉडल को ही अपनाया था। रियासतों को एकीकृत किया गया और बाद में राज्यों को भाषाई और जातीय आधार पर पुनर्गठित कर दिया गया। वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो संघीय सरकार है ना, सभी को साथ में लेकर चलती है, सभी का विकास करती है। उसमें क्या होता है कि अमेरिका में जब ये सक्सेसफुल होने लग गई ना, तो बहुत सारे देश इसका अनुसरण करने लग गए। वो बार बार इनको लेकर आते, अपने यहाँ लागू करते और एक नया ही एग्जाम्पल बना देते। तो ये जो आइडियोलॉजी थी ना, काफी पॉपुलर होने लगी और हर जगह इंप्लीमेंट होने लगी। अब इसका असर क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ तो आप लोग भी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जातीय बहुत सारे हैं, यहाँ पे भाषाई लोग भी अलग अलग रहते हैं, संस्कृतियां बहुत अलग हैं। तो सबको उनके एरिया दे दिया कि आप यहाँ रहेंगे, लेकिन अब हमें डेवलपमेंट भी तो करनी थी ना, तो उसके लिए तो एक ही हमें कोई केंद्र चाहिए था। तो हमने क्या किया, संघ सरकार बनाई थी। हमने कहा कि केंद्र में दिल्ली हो जाएगी और बाकी जो राज्य बना दिए हैं वो अलग से अपना काम करेंगे, जो अपने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आप काम करते जाइए। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट करते जाइए। तो इस तरीके से हमने भी संघीय व्यवस्था को अपने भारत की शासन प्रणाली में जगह दी। अब भारत में क्या है कि भारत में तो मिली जुली सरकारें बनती है, तो मिली जुली शासन प्रणाली भी देखने को मिलती है। अभी मैंने आपको जब राष्ट्रपति शासन प्रणाली बताई तो राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां और अमेरिका की कुछ शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के साथ भी मिलती हैं। ठीक है, अब हम आगे एकात्मक सरकार पढ़ेंगे तो एकात्मक सरकार की शासन की शक्तियां भी हमारे भारत सरकार से मिलती हैं। अब संघीय पढ़ रहे हैं तो संघीय भी हैं, और जब संसदीय शासन प्रणाली पढ़ रहे थे तो संसदीय शासन प्रणाली में। तो भारत में तो शासन प्रणाली का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ठीक है, जितनी प्रणालियां हैं उतनी में से कुछ हमने उठाकर भारत में शामिल कर ली। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, चाहे एक संघीय प्रणाली स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के एक साथ आने के फलस्वरूप अस्तित्व में आई हो या एकात्मक राज्यों के साथ संवैधानिक रूप से अपनी शक्तियों का हस्तांतरण एक सामूहिक राज्य को करने से निर्मित हुई हो, सरकार के सभी संघीय रूपों में कुछ समान विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे हमने राष्ट्रपति शासन की बात की थी, बेशक राष्ट्रपति शासन में सिर्फ राष्ट्रपति सुप्रीम होता है, बेशक संसदीय शासन प्रणाली में संसद सुप्रीम होती है, लेकिन इनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं।
जैसे हमने संसदीय शासन प्रणाली में भी ये देखा था कि वहां पर संसद के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारी तो नहीं कहूंगा, सारी पावर ही संसद के पास होती हैं। वहां से कार्यपालिका जन्म लेती है, वहां से सरकार बनती है, जनता अपने प्रतिनिधित्व वहां भेजता है, ठीक है। तो संसद सुप्रीम हो जाती है। और जहां हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन में शक्तियों का बंटवारा होता है। 4 साल के लिए आप चुने जाएंगे राष्ट्रपति, 4 साल के लिए आपकी कार्यपालिका चुनी जाएगी, 4 साल के लिए विधानसभा रहेगी, दोनों एक दूसरे का काम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल की वो रहेगी, आपने डिवाइड कर दिया, अब आप रूल करो, ठीक है। तो वहीं जब बात हम संघवाद की करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की करते हैं, तो उसकी भी अपनी एक विशेषता होती है। सबसे पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। देखिए, हालांकि शक्तियों के विभाजन का तरीका तथा व्यवस्थित विभिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न होता है, ठीक है। जबकि एक संघवाद की मुख्य विशेषता संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। कहने का मतलब ये है, जो संघ है वो भारत में दिल्ली है, ठीक है, और जो राज्य हैं वो हमारे 29 राज्य हैं। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन भी है। ये आप लोग सब कुछ जानते हो कि हमने केंद्र में बेशक भारत सरकार को सारी पावर दे रखी है, लेकिन हमने राज्यों को भी पावर दी है और उनको भी स्वतंत्रता दी है कि वो अपने यहाँ पर काम कर सकते हैं, वो अपने यहाँ डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कार्य वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है। अब हम जब आगे बात करते हैं उसकी दूसरी विशेषता की, तो वो आती है लिखित संविधान होना। क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एक सुसंबद्ध प्रकृति में है, अंत इसे लिखित रूप में दिया जाना आवश्यक है। एक संघीय व्यवस्था उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है जिन पर केंद्र और राज्यों का अधिकार क्षेत्र होता है। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। एक संघीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है और प्रत्येक शक्ति कार्यकारी, चाहे वो विधायकी हो, चाहे वो न्यायिकी हो, चाहे वह केंद्र से संबंधित हो या राज्यों के अधीन हो, वे संविधान द्वारा नियंत्रित होती है। न तो केंद्र और न ही राज्य संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करने का कोई कानून बना सकते हैं या कोई अधिकार होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमने शक्तियों का डिवाइडेशन तो हमने कर रखा है। अब शक्तियों का डिवाइडेशन तो हमने कर दिया, लेकिन अब ये तो बताओ कि शक्तियां कौन सी किस तरीके से काम करेंगी। तो इसके लिए हमने एक बुक बना ली। वो बुक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने चैप्टर्स भी बना दिए कि देखो, तुमने तो काम करना है कानून से रिलेटेड, तुमने काम करना है वित्त से संबंधित, और तुमने काम करना है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, तो तुमने काम करना है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इस तरीके की हर एक चीज को हमने क्या कर दिया, एक बुक फॉर्म में डाल दिया, जिसको हम लिखित संविधान कहते हैं। संविधान में वो सारी शक्तियां लिखी गई हैं और उसके हिसाब से ही राज्य काम करते हैं, उसके हिसाब से ही केंद्र काम करता है। ना तो केंद्र के पास ये शक्ति है कि वो संविधान को हटाकर कोई नया संविधान बना सके, और ना ही राज्य सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो कोई ऐसा कानून बनाए जो कि केंद्र के या भारत के संविधान के विरुद्ध हो या संघ के विरुद्ध हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ नहीं होता, संविधान की सर्वोच्चता रहती है। दूसरी हम विशेषता की बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की। देखिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। संविधान का कानूनी वर्चस्व है जो एक संघीय प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है। यह आवश्यक बनाता है कि संघीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों के ऊपर एक निकाय हो जो यह तय करे कि वे उन्हें दी गई शक्तियों के भीतर काम कर रहे हैं या नहीं। संविधान की व्याख्या करने पर यह कार्य आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले कानूनी विवादों का फैसला करता है, यह भी किसी भी अधिनियम या कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है यदि वह संविधान की एवं उसकी आत्मा के खिलाफ होता है। कुछ मामलों में तो यह कार्य एक स्वतंत्र निकाय को सौंपा जाता है। लंबे समय तक कनाडाई संविधान में संबंधित यह कार्य इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल के द्वारा किया जाता था, ठीक है। इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल होती थी जो कि सबसे सुप्रीम पावर होती थी, जुडिशियल पावर होती थी। जो वहां का राजा होता था उसके बिल्कुल सबॉर्डिनेट में ही प्रीवी काउंसिल को रखा जाता था, जिसमें वो खास मेंबर्स आते थे, एक्सपीरियंस मेंबर्स को उसमें शामिल किया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल थी, भारत में वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि देखिए, कानून तो हमने बना दिया, ठीक है, कानून से हमने पावर भी दे दी सबको कि आप काम ऐसे करोगे। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एट्रोसिटी आ जाती है, कि एकात्मक शक्ति की भावना आ जाती है कि देखो, मुझे इतनी पावर मिल गई है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कई बार डर तो लगता है ना कि कुछ गलत ना हो जाए। अगर एक इंसान को बहुत सारी पावर दे दी जाती है, बहुत सारी शक्तियां दे दी जाती हैं, तो नॉर्मल सी बात है उसका गलत इस्तेमाल होना जायज है, ठीक है, ये बात सच है। तो अब क्या है कि राज्यों को भी हमने पावर दे रखी है, केंद्र को भी हमने पावर दे रखी है।
कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ये देखे कि ये दोनों काम ढंग से कर रही हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, जुडिशियल एक्टिविज्म लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है कि आप कोई भी कानून बनाएं। मान लिया आपको पावर दे रखी है कि आप कोई भी कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर वो संविधान में दिए गए उपबंध हैं, जो अनुबंध हैं, जो धाराएं हैं, उसके अगेंस्ट हुआ या संविधान की आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, उसके मूल ढांचे को, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कानून हुए हैं जो लागू नहीं होते, उससे पहले जैसे बन जाते हैं उससे पहले विवादों में आ जाते हैं और फिर वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर देती है, तब फिर संसद कुछ नहीं कर सकती, चाहे आपके पास कितनी पावर हो, कुछ नहीं है। तो ये चेक एंड बैलेंसेस की बात आती है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं संघवाद की बदलती प्रकृति। देखिए, संघवाद की बदलती प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जो चीजें हम ऊपर पढ़कर आए हैं उसमें तो देखिए ये है ना कि शक्तियों का बंटवारा है, न्यायिक समीक्षा होगी, लिखित संविधान होगा। तो ये सब चीजें जो है ना वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आती है ना तो एक बंदे को जो बहुत सारी पावर दे दी जाती है ना, तो वो बंदा ना पागल हो जाता है। इतनी पावर अगर आप में से किसी को एक इतनी पावर दे दी जाए कि आप भारत में कुछ भी कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस होगा कि पावर का मिसयूज हो। ठीक है, हमारे इंडिया में संघ शासन प्रणाली है, केंद्र ताकतवर बहुत ज्यादा है राज्यों से। तो आपको अगर मैं एग्जांपल ही बताऊं तो जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, तब जैसे ही केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार आती थी, जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी वहां पर से इमरजेंसी लगा दी जाती थी, वहां की सरकार को गिरा दिया जाता था और वहां पर फिर से चुनाव हुआ करते थे और फिर वहां पर कांग्रेस की ही सरकार आती थी। अब ये क्या है, ये तो संघवाद में शक्ति का दुरुपयोग था। हमने तो कह रखा था कि भाई संघवाद में तो शक्तियां बटी होती हैं, केंद्र कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, कोई गलत चीज होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब यही है कि संघवाद की ना जो प्रवृत्तियां हैं वो बदल रही हैं। जैसा संघवाद अमेरिका में शुरू हुआ था वैसा संघवाद भारत में नहीं है, वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि हालात ऐसे। ठीक है, हम इस चीज को देखेंगे, आप इस चीज को जरूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है। हम भारत के कंटेक्स्ट में आते हैं। देखिए, भारत में संघीय प्रक्रिया केंद्रीकरण की दिशा में रही है। ये आधुनिक राज्य की बढ़ती जिम्मेदारियों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। भारतीय राज्यों में अपेक्षा की गई थी कि वह सामाजिक आर्थिक विकास में हस्तक्षेप करने वाली भूमिका निभाने के साथ साथ एक उच्च वर्ग के समाज को एकीकृत राष्ट्रीय और राजनीतिक इकाई में ढाल दे। इन कार्यों की व्यापकता को देखते हुए ही यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संघ या केंद्र सरकार के नेतृत्व या प्रधानता की स्थिति संभालने के लिए आगे आए हैं और भारत में संघीय राजनीति का एक प्रमुख आकार देना राज्य द्वारा संपूर्ण विकास की रणनीति रही है। मैं आपको ब्रीफ में ये बात समझाना चाहूंगा कि भारत में अगर संघीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो भारत में जो संघ सरकार है ना वो अपने बदलते स्वरूप में है। अब बदलता स्वरूप क्या है कि अगर आप 1980 की सरकार देखोगे, 1977 की सरकारें देखोगे जहां पर केंद्र में कांग्रेस रहती है, तो क्या हो जाता है, अगर राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं आती है तो वहां पर वो सरकारें बदल दी जाती है। ठीक है, इस तरीके की चीजें रही हैं और यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दी गई हैं कि अलगाववादी आंदोलन हुए थे 1960 के दशक में तमिलनाडु में और 1980 के दशक में पंजाब में भी हुए थे। तो इससे क्या होता है कि संघवाद की ना परिस्थिति बदल रही है। संघवाद जैसा हमने पहले बताया था कि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होता है, बिल्कुल वैसा है, बंटवारा है, लेकिन केंद्र को यहाँ ज्यादा शक्ति दी गई है। जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, प्योर फेडरलिज्म की जो चीजें अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना वो भारत में लागू नहीं होती हैं। भारत में फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों मिक्स कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अभी हम आगे भी एकात्मक शासन प्रणाली को पढ़ेंगे। अभी तो हम फेडरल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे जिसमें कि शक्तियों का विभाजन की बात आ जाती है, न्यायिक समीक्षा की बात आ जाती है, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात आ जाती है, लेकिन इसमें कुछ बदलता स्वरूप भी है। ठीक है, जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था। देखिए, एकात्मक व्यवस्था इसके नाम से ही आप लोग समझते होंगे, एक बंदा जिसके पास पावर एक बंदे के पास ही हो। अब आप लोग सोचो कि यहाँ पर राष्ट्रीय शासन प्रणाली इससे क्यों अलग है, तो हम देखते हैं इसमें क्यों अलग है। एकात्मक व्यवस्था संघीय व्यवस्था की तुलना में बहुत पुरानी है। जैसे कि पहले भी कहा गया था, आधुनिक एकात्मक व्यवस्था
पदचिन्हों को सामंतवाद के पतन और यूरोप में पूर्ण राजशाही के उदय से लगाया जा सकता है। संघवाद का जन्म कहां से हुआ था? अमेरिका से। राष्ट्रपति शासन का जन्म कहां हुआ था? अमेरिका से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जन्म कहां से हुआ था? ब्रिटेन से। जो एकात्मक शासन प्रणाली है वो यूरोप से जन्म लेती है। चलिए पढ़ते हैं। यूरोप में पूर्ण राजशाही के उदय से लगाया जा सकता है। यह राजा और उनके मंत्रियों की राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरने के संदर्भ में है। उस संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत को थॉमस हॉब्स और जीन बॉडिन के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। केंद्र सरकार ने राजनीतिक वर्चस्व का दावा किया। 19वीं शताब्दी के बाद से राष्ट्रवाद की विचारधारा में विविधता क्षेत्र या लोगों को एक प्रभुत्व के अंतर्गत एकीकरण करने की मांग की। आगे चलकर इस प्रवृत्ति को और मजबूत किया गया, जैसा कि राष्ट्रों को आम भाषा एवं कभी कभी धर्म के साथ संयोजन के आधार पर संगठित किया जाता था, जिससे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, हॉलैंड और अन्य यूरोप राज्य राष्ट्र राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। इन सभी राष्ट्र राज्यों में सरकार का एकात्मक रूप था, हालांकि उनके बीच शक्तियों के केंद्र की सीमा भिन्न थी। अब यहाँ पर एकात्मक को समझिए। देखिए, इसमें जो चीज को समझाया गया है ना, वो ये है कि एक बंदा, चाहे वो 5 बंदे हैं, फिर भी वो एक बंदे के अंडर काम करेंगे। इंग्लैंड में क्या है? महारानी है ना, तो वो क्या है? वो एकात्मक शासन प्रणाली है। वहां पर ऐसा नहीं है कि संसदीय शासन प्रणाली है तो संसद सुप्रीम है। वहां पर क्वीन पावरफुल है। तो पावर जब एक बंदे के हाथ में आ जाती है, जब एक बंदा पावर का प्रयोग करेगा, तो वो क्या होता है? वो एकात्मक शासन प्रणाली होती है। मैंने आपको भी बताया था कि भारत में भी कहीं ना कहीं गुण एकात्मक शासन प्रणाली के दिखते हैं। अब वो कैसे दिखते हैं? क्योंकि जब इमरजेंसी लग जाती है तो सारी शक्तियां राज्यों से छीनकर केंद्र के पास आ जाती है, तब वो एकात्मक हो जाती है। लेकिन जब सिचुएशन ठीक चल रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तब शासन प्रणाली का क्या होता है? शक्तियां बांट दी जाती है, शक्तियों का फ्लो चल रहा है। ठीक है, राज्य अपनी मर्जी कर रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन जहां पर डिस्टर्बेंस लगती है तो शक्तियां छीन ली जाती है, और जैसे शक्तियों को छीन लिया जाता है वैसे वो एकात्मक रूप में आ जाती है। ठीक है, समझे? तो जैसे संघीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसी तरीके से एकात्मक शासन प्रणाली की भी कुछ मूल विशेषताएं हैं। जैसे कि यह एक राजनीतिक प्रणाली है जहां शक्तियों को एक केंद्रीकृत सत्ता, चाहे वह गणतंत्री सत्ता हो या सम्राट। भारत में गणतंत्री शासन प्रणाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में। मंत्रिपरिषद को तो प्रधानमंत्री देता है, अगर वो चाहे तो 5 से 10 मंत्रालय अकेला संभाल सकता है, क्योंकि सारी शक्तियां राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को बनाते हैं। समझे? तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह एक राजनीतिक प्रणाली है जहां शक्तियों को एक केंद्रीयकृत सत्ता, चाहे वो गणतंत्री सत्ता हो या सम्राट, में निहित किया जाता है, जो निचले स्तर की शक्तियों को हस्तांतरित कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो चाहे स्थानीय स्वायत्तता के लिए प्रदान कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो वो सत्ता शक्तियों को बांट भी सकता है, तो वो चाहे तो शक्तियों को बांटेगा भी नहीं। ठीक है, एकात्मक का मतलब ही ये होता है एक सरकार, एक बंदा। अब देखो, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री चुना गया, ठीक है, उसका मन ही नहीं है मंत्रिपरिषद हो, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अकेला संभाल सकता हूँ 50 डिपार्टमेंट्स को। संभाल सकता है, वो कर भी सकता है वो। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि एकात्मक संघीय व्यवस्था हमने भारत में लागू कर रखी है तो संघवाद होगा, यहाँ एकात्मकवाद भी है। ठीक है, तो सरल शब्दों में अगर कहें तो सरकार के एकात्मक रूप में सभी अधिकार केंद्रीय सत्ता में निहित होते हैं। केंद्रीय स्तर पर सरकार के 3 अंगों के बीच शक्तियों का अलगाव हो सकता है, लेकिन केंद्र और भौगोलिक उप इकाइयों के बीच शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उप इकाइयों के पास कोई शक्ति नहीं हो सकती। यदि केंद्र सरकार द्वारा पूरे राज्यों को स्वयं से संचालित करना कठिन हो जाता है, तो वो निचले स्तर की शक्तियों का वितरण कर सकती है। इस प्रकार स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर उप इकाइयों को हस्तांतरित शक्तियां स्थायी नहीं होती। कोई औचित्य बताए बिना भी केंद्र द्वारा किसी भी समय इस शक्ति को वापस लिया जा सकता है। इस कारण यह है कि उप इकाइयां अपनी शक्तियां संविधान से नहीं बल्कि केंद्र विधायिका के अधिनियमों से प्राप्त करती है। यहाँ पर मैं इमरजेंसी की अगर बात करूं ना, तो ये लाइन है जो आप इसको जरा गौर से देखिए। केंद्र द्वारा किसी भी समय इस शक्ति को वापस लिया जा सकता है। संघ शासन प्रणाली है, शक्तियां दे रखी हैं,
लेकिन जिस समय लगा केंद्र को कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, वो शक्तियां ले लेगा वापस, जिसे हम आम भाषा में इमरजेंसी कहते हैं। समझे आप लोग? तो ये वो एकात्मक रूप होता है भारत सरकार का। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं इसमें बताई गई हैं कि डेलजेल ने अपने अकॉर्डिंग एकात्मक प्रणाली के 2 मॉडल्स की पहचान की है, पदानुक्रमित और अव्यवहित मॉडल। ठीक है, आप इन चीजों को भी देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं संघीय और एकात्मक व्यवस्था में अंतर क्या है। देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक, उससे पहले हमने बात की थी संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली। दोनों प्रणाली अपने आप में बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके बीच में कमियां थी ना कुछ तो अंतर थे, कुछ लाभ भी हो रहे थे, कुछ हानियां भी चल रही थी हमें। उसी तरीके से संघीय और एकात्मक व्यवस्था में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, हमने लाभ हानि ऊपर पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ अंतर की बात करेंगे, क्योंकि दोनों कुछ मिलती जुलती सी हैं, सिर्फ हल्का सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम यहाँ देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले संभागों में देखा है कि कुछ मामलों में संघीय और एकात्मक प्रणाली के बीच बहुत भिन्नताएं हैं। तो संघीय प्रणाली एकात्मक प्रणाली के कुछ तत्वों का अधिग्रहण करने का प्रयास करती है, या इसके विपरीत होता है। इसलिए जब हम इन दोनों प्रणालियों का अनुभवजन्य कार्यान्वयन को देखते हैं, यानी उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं, तो बहुत सारी समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ठीक है, लेकिन इन अभिसरणों के बावजूद कुछ अंतर भी जिन्हें उजागर किया जाता है। तो दोनों के बीच में अंतर करने के लिए कुछ बिंदु हम देखेंगे जो आपकी बुक में दिए हैं। शक्ति के स्रोत। शक्ति का स्रोत। एक संघीय प्रणाली के मामले में घटक इकाइयों ने अपनी स्वयं की शक्ति को अच्छी तरह से परिभाषित किया है, जिसे कि केंद्र द्वारा उन्हें नहीं सौंपा गया, बल्कि ये उनमें निहित हैं। संघ की घटक इकाइयों के लिए शक्ति का स्रोत संविधान है, न कि संघीय सरकार। वहीं दूसरी ओर हम एकात्मक की प्रणाली की बात करें तो शक्तियों का मुख्य अधिकार केंद्र के पास होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम संघीय सरकार की बात करें तो उसे पावर कहाँ से मिलती है? उसे संविधान से पावर मिलती है, लेकिन एकात्मक में संविधान नहीं होता। एकात्मक में जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। मैंने भी आपको क्या बताया था कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? केंद्र के पास आ जाती हैं। मैंने ये तो नहीं कहा था ना संविधान में चली जाती हैं। एकात्मक आ रही हैं, केंद्र के पास आ रही हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बात ही मुक गई। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं शक्ति की प्रकृति कैसी रहेगी। संघीय प्रणाली में शक्ति घटक इकाइयों के अंतर्निहित होती हैं और इस प्रकार एक स्थायी प्रकृति की है, तथा संघीय सरकार द्वारा उनके ढूलमूल रवैये और अभिरुचियों के आधार पर न तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है अथवा न ही वापस लिया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार एक संघीय प्रणाली में बजाय केवल शक्ति हस्तांतरण करने के शक्ति साझा की जाती है। शक्तियों की प्रकृति क्या रहती है, यहाँ पर ये बात बताई गई है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि शक्तियां क्या होती हैं कि एकात्मक सरकार की जब हम बात करते हैं तो वहां पर शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा होती हैं, लेकिन जब हम संघ की बात करते हैं तो वहां पर शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आप देखते हुए आगे चलेंगे। हम बात करते हैं क्षेत्रीय सीमांकन की बात करते हैं। देखिए, संघ की बात जब मैं करता हूँ ना तो वहां पर शक्तियों के विभाजन की बात आती है, और वहां 2 विभाजन हो सकते हैं, 3 विभाजन हो सकते हैं, 4 विभाजन हो सकते हैं। लेकिन एकात्मक की बात की जाती है ना, तब वहां शक्तियों का विभाजन की कमी देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय सीमांकन की, तो एक संघीय प्रणाली के मामले में जब इकाइयां विभाजित होती हैं, जब विभिन्न इकाइयां एक साथ आती हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य विविधता को समायोजित करना और बहुलवाद के लिए गुंजाइश प्रदान करना होता है। जबकि दूसरी ओर जब हम एक क्षेत्र को एकात्मक प्रणाली में छोटी इकाइयों में सीमांकित किया जाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र पर प्रभावी शासन करना। यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली को एक तरह से अधिनायक तंत्र के तौर पर देखा जाता है, अनार्की के तौर पर देखा जाता है कि एक बंदा जब शासन कर रहा है। अब देखो, पहले टाइम में जब राजा शासन किया करते थे तो वो अपनी मनमर्जी से सारे कानून बनाते थे ना। उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता था, वहां पर वो शासन करते थे, वो अपनी मनमर्जी से कानून बनते थे। ठीक है, मनमर्जी से उनको लागू करते थे, कोई उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। कोई जाता था तो उसको मौत की सजा सुना दी जाती थी। वही चीज यहाँ बताई गई है कि जो एकात्मक प्रणाली में ना छोटी इकाइयों में सीमांकित किया जाता है, मुख्य उद्देश्य क्षेत्र पर प्रभावी शासन करना होता है। हालांकि ये दोनों के बीच अंतर करने के लिए एक ठोस आधार तो वैसे मिला नहीं, लेकिन पहले वाले को विविधता का समायोजित करने के आयाम के मानदंडों के साथ साथ जोड़ा जाता है, जो एकात्मक प्रणाली के विलुप्त है। कहने का मतलब ये है कि एकात्मक प्रणाली को एक छोटे से क्षेत्र तक आप सीमित कर सकते हो।
ठीक है, बहुत बड़े तक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम संघ को बड़ा कर सकते हैं। क्षेत्रों पर भी निर्भर करती है ये। ठीक है, उसके बाद है विकेंद्रीकरण बनाम गैर विकेंद्रीकरण। देखो, विकेंद्रीकरण बनाम गैर विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अब वो संघवाद में होता है, संघ के पास शक्तियां होती है, विकेंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, गैर विकेंद्रीकरण का मतलब ये रहता है एकात्मक शासन प्रणाली, जहां पर शक्तियां एक के पास है। अब मैं अगर बात करूं इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में क्या होता है कि राज्यों से ताकतें छीन ली जाती हैं, ना तो वहां पे कोई चीफ मिनिस्टर रहता है, ना ही वहां कोई कानून बनता है, और ना ही वहां कोई जो आम लोग हमारे जैसे है ना, वो कहीं जा भी नहीं सकते जब इमरजेंसी लगी होती है। अभी आपने देखा था लॉकडाउन में क्या था, इमरजेंसी जैसे हालात थे ना, पूरी तरह से बंद हो गया, पुलिस बाहर थी, या बाहर जाते थे तो पकड़ लिए जाते थे। तो ये सब चीजें क्या थी, ये कहीं ना कहीं सरकार का एकात्मक पक्ष दर्शाता है, जहां पर वो व्यक्ति को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो गैर केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति रहती है वो हमेशा एकात्मक शासन प्रणाली में रहती है, क्योंकि सत्ता एक के हाथ में आ जाती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन वही जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि केंद्र में शक्ति अलग है और जो उसके भाग होते हैं उनके पास भी शक्तियां अलग अलग हैं। केंद्र अपना काम करेगी और विकेंद्रीकरण से शक्तियां जो राज्य को दे रखी हैं वो अपना काम करेंगी। ठीक है, इसमें आप उदाहरण देख सकते हो, स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसे लोग एरियाज को आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, कार्यात्मक स्वायत्तता रहती है। कार्यात्मक स्वायत्तता का मतलब ये रहता है कि अपने अपने कामों को आप फ्रीली कर सकते हो। संघीय और एकात्मक दोनों में ये चीजें रहती हैं। ठीक है, आप लोगों को शक्तियां दे दी गई हैं, विकेंद्रीकरण भी कर दिया है हमने। ठीक है, एकात्मक में क्या होता है कि शक्तियां बांट दी, सॉरी, एकात्मक में हम शक्तियों को बांटते नहीं है, एकात्मक में हम शक्ति एक बंदे के पास रहती है, लेकिन कार्यात्मक स्वायत्तता रहती है कि वो जो काम करेगा वो कर सकता है। वहीं जब हम संघीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो वहां पर भी हम शक्तियों को बांट देते हैं और कार्यात्मक स्वायत्तता दे देते हैं कि आप कुछ भी काम कर सकते हो जो भी डेवलपमेंट का होता है। ठीक है, तो वो स्टेजेस बन जाती हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। ठीक है, तो ये आपकी पूर्ण रूप से जो संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता और उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, आपकी तीसरी यूनिट ये कंप्लीट होती है। जय हिंद।